हेलो बच्चों, देखिए इससे पहले हमने स्वर पढ़े थे, वर्ण पढ़े थे। ये हमारा जो टॉपिक था वर्ण विचार, ठीक है, उसी को बस कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट वाइज। तो अब उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। आइए देखते हैं उच्चारण के स्थान पर व्यंजनों का वर्गीकरण किस तरह से है। ठीक है, व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग भागों से टकराती है। जब भी हम किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हम जब ता बोलेंगे तो कहीं से, का बोलेंगे तो हमारी कंठ से टकराएगी हवा, ठीक है। तालू, अगर हम चा बोलेंगे तो तालू से वो टकराएगी। तो ऐसे ही हवा मुख के अलग अलग भागों से टकराती है। उच्चारण के अंगों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण आपका इस प्रकार है। ओके, कंठ यानी कि हमारे गले से, कंठ से क, ख, ग, घ, ङ। ओके, कंठ से हमारे क्या है। फिर हमारा जो नेक्स्ट है तालु, तालव्य। क्या है, तालव्य, जिसको हम तालु बोलते हैं। कठोर तालु इसमें दिया, ठीक है। तो क्या है, तालु से च, छ, ज, झ, ण या श। ठीक है, आप नोट करके रखिएगा उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मूर्धन। ठीक है, मूर्धन कठोर तालु के अलग अलग भाग से। क्या है, कठोर तालु के अलग अलग भाग से ट, ठ, ड, ड़, ड, ण, ड, ङ, श। ओके, ठीक है। डा और ढा हमारे ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। ठीक है, कौन सा व्यंजन है, उत्क्षिप्त व्यंजन है। नेक्स्ट हमारे दंत, दंत जो हमारे दांतों से त, थ, द, ध, न। ओके, वात्स्यायन से दांतों के मूल से। ठीक है, स, ज, र, ल। आप बोल के देखिएगा, ठीक है। फिर ओष्ठ दोनों ओठों से प, फा, पा बोलेंगे तो दोनों जो हमारे ओंठ हैं आपस में मिल रहे हैं। प, फा, ब, भ, म। ठीक है, ओष्ठ से ये हो गए। दंतोष्ठ से दांतों और ओंठों से दोनों से। ठीक है, निचले ओंठ व ऊपरी दांतों से ब, फा। और हमारा स्वर यंत्र, जो स्वर यंत्र है वह क्या है, हा है। ठीक है, हा है। नेक्स्ट देखेंगे श्वास प्राण वायु की मात्रा के आधार पर वर्ण के भेद। श्वास, ठीक है, श्वास प्राण वायु के आधार पर वर्ण भेद क्या है। प्राण का अर्थ है वायु। व्यंजन का उच्चारण करते समय बाहर आने वाली श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के दो भेद हैं। कितने भेद हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण आप इस तरह से समझ के चलिएगा कि अल्प माने आपका आधा, ठीक है, आधा, जिसमें अल्पप्राण क्या हो जाएगा, आधा, और महा मतलब हमारा पूरा। ठीक है, पूरा। तो अल्प माने आधा और महा माने पूरा। अब हम पहले अल्पप्राण को पढ़ेंगे। अल्पप्राण जो व्यंजन है हमारे, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की सामान्य मात्रा रहती है और हाकार जैसे ध्वनि बहुत ही कम होती है। जो ध्वनि है वे बहुत कम ही होती है।
वे क्या कहलाते हैं, हमारे अल्पप्राण कहलाते हैं। सरल शब्दों में क्या कह सकते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण से मुख से कम हवा निकलती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आधा है, जिसमें कम हवा निकलती है, वे हमारे अल्पप्राण होते हैं। व्यंजनों के प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आपका अल्पप्राण होता है। प्रत्येक वर्ण का, ये बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आया है कि अल्पप्राण के व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तालिका में किस नंबर पे आते हैं, तो पहले और तीसरे और पांचवें, ठीक है, तालिका के पहले और तीसरे और पांचवें जो वर्ण हैं वे हमारे अल्पप्राण व्यंजन हैं। जैसे क, ड, क, ग, ड, ज, ड़, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म। ओके, अंतस्थ आपके 11 लावा हैं। अगर कहीं पूछा जाए क्वेश्चन, देखिए बना है आपका, अगर आपसे बोल दिया जाए कि ये जो अंतस्थ व्यंजन हैं ये क्या अल्पप्राण हैं, तो ये हमारे अल्पप्राण ही हैं। ओके, क्योंकि हमारे पहले और तीसरे और पांचवें वर्ण के जो व्यंजन होते हैं वे अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे जो अंतस्थ हैं ये हमारे कौन से व्यंजन हैं, अल्पप्राण व्यंजन हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन जिसको मैंने पूरा बोला था, ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अल्पप्राण की तुलना में कुछ अधिक निकलती है। किसकी तुलना में कुछ अधिक निकलती है, अल्पप्राण की तुलना में कुछ अधिक निकलती है, और हा जैसी ध्वनि होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। कौन से हमारे व्यंजन होते हैं, वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं, कहते हैं। सिंपल सी बात, ठीक है। सरल शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु मुख से निकलती है वे आपके महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ण का ये वो हमारा अल्पप्राण क्या था, पहला, तीसरा और पांचवा, तो जो हमारा छूटेगा वो यहाँ आ जाएगा। सिंपल सी बात, प्रत्येक वर्ण का दूसरा, चौथा तथा समस्त ऊष्म वर्ण हमारे क्या हैं, महाप्राण व्यंजन है। अब देखिए इसमें आपकी क्या बात आती है, ऊष्म व्यंजन। अब हमें फिर से क्वेश्चन, जैसे उसमें हमारे अलावा जो थे वह हमारे अल्पप्राण के तहत आते थे, इसमें हमारे ऊष्म शाहा जो हो ऊष्म संघर्षी व्यंजन हैं वे हमारे किसके उसमें आते हैं, महाप्राण व्यंजनों में आते हैं। ठीक है, जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ड, थ, ध, फा, भा और शाहा, ये हमारे क्या है, ऊष्म व्यंजन है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि हमारे जो ऊष्म संघर्षी यानी कि ऊष्म वर्ण है ये किसके उसमें आते हैं, किस व्यंजन में, तो ये हमारे एक तो हमारे ऊष्म व्यंजन है, ठीक है, दूसरे ये हमारे महाप्राण व्यंजन में आते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे अभी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सापेक्ष संक्षेप में अगर अल्पप्राण वर्णों की अपेक्षा महाप्राण में प्राणवायु का उपयोग अधिक होता है। देखिए जब भी हम इसको बोलेंगे तो हमें अधिक तेज बोलना पड़ेगा, पहली बात, ताकत ज़्यादा लगेगी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे, बिल्कुल बोल सकते हैं नॉर्मली, लेकिन इसके लिए क्या हमें प्राणवायु जो है वे अधिक लगेगी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे घोष और अघोष। नेक्स्ट क्या है हमारे, घोष और अघोष। घोष और अघोष जो व्यंजन हैं, घोष और अघोष व्यंजन जो है हमारे, घोष का अर्थ होता है आपका नाद या गूंज। ठीक है, क्या होता है, नाद या गूंज, नाद या गूंज। ठीक है, वर्णों के उच्चारण में होने वाली ध्वनि की गूंज के आधार पर वर्णों के दो भेद हैं।
वर्ण विचार आपका मेरे ख्याल से जो टॉपिक है वो कठिन भी है, और अगर सही से पढ़ें तो बिल्कुल ईजी है। ओके, बिल्कुल सिंपल है, उसमें कुछ नहीं है, बस समझना है और पढ़ना है, उसको तुरंत प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, घोष और अघोष। तो घोष और घोष या संघोष, देखिए घोष और अघोष, तो कहीं हमें घोष या संघोष व्यंजन लिखे मिल जाएं तो बात एक ही है हमारी। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका झंकृत होती है वे हमारे घोष कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? घोष कहलाते हैं। ओके, दूसरे शब्दों में या हम सरल शब्दों में कह सकते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में गले के कंपन में गूंज सी होती है, ठीक है, उन्हें हम क्या घोष या सघोष कहते हैं। जैसे ग, हमारे गले में कंपन हुआ, आप भी बोलिए मेरे साथ, घ, ड, ज, झ, ण, ठीक है, ड, ढ, ढ, द, ध, न, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा। ठीक है, इसको जब बोलते हैं तो हमारे गले में गूंज सी बनती है, कंपन सा होता है। ठीक है, वर्गों के अंतिम 3 वर्ण और अंतस्थ व्यंजन तथा सभी आपके स्वर घोष हैं। ये कैसे हैं? वर्गों के जो अंतिम 3 वर्ण हैं, 3 वर्ण और अंतस्थ व्यंजन तथा सभी आपके स्वर घोष हैं। कैसे हैं? स्वर घोष हैं। स्वर घोष ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका आपस में मिल जाती है। स्वर तंत्रिका जो है आपस में मिल जाती है। ओके, आपस में मिल जाती है और वायु धक्का देते बाहर निकलती है। फलता झंकृति पैदा होती है। ठीक है, फलता झंकृति पैदा होती है। अघोष व्यंजन, जो हमारे अघोष व्यंजन हैं वे क्या हैं? नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका जो झंकृत नहीं होती वे हमारे अघोष कहलाते हैं। सिंपल सा घोष में क्या हमारे जो गूंज बनेगा, ठीक है, जिसमें झंकृति जैसी पैदा होती है, इसमें क्या हमारे नहीं होती। जब भी कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो एक तो या तो होती होगी या तो नहीं होती होगी। ओके, दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन नहीं होता, वहाँ पे क्या है? कंपन होता था। यहाँ पे क्या? कंपन नहीं होता है। जहाँ कंपन होता है वे हमारे घोष होते हैं और सघोष। ठीक है, और जिनमें हमारा कंपन नहीं होगा वो हमारे अघोष होंगे। कौन से होंगे? अघोष होंगे। ओके, जैसे का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, धा, पा, फा। वर्ग के पहले 2 वर्ण आपके तथा शा, 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 शा अघोष हैं। कैसे हैं? ये अघोष हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, अघोष वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका परस्पर नहीं मिलती है, फलता वायु आसानी से निकल जाती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर पढ़ेंगे इसके अगले नेक्स्ट पार्ट को, जिसमें हम संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और संयुक्ताक्षर व्यंजन पढ़ेंगे। आप लोग भी पहले पढ़ के आइएगा, फिर कल फिर मिलते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। और आप सभी लोग जुड़े रहें टॉपर्स बेसिक क्लासेस के साथ।